हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो। अब हमको पता भी हमने डी ब्लॉक स्टार्ट किया है और चैप्टर कौन सा चल रहा है, हमारा 8th चैप्टर है और क्लास 12th। ओके, और लेक्चर नंबर आज कौन सा है, लेक्चर नंबर 2 है। 1 हम कर चुके हैं, ठीक है। तो दूसरे लेक्चर में देखो हम क्या क्या करेंगे आज। दूसरे लेक्चर में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक मैंने लिख चुका हूं ऑलरेडी, उस पर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम किससे बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं और बहुत अच्छे से बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो उस पर डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द KMnO4 इन डिफरेंट मीडियम। KMnO4 का डिफरेंट मीडियम में, यानी KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन वो डिफरेंट मीडियम में कैसे एक्ट करता है और किस में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे KMnO4 का। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ द परमैंगनेट, यानी पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैंगनेट, दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे डीडी ट्रांजिशन KMnO4 एंड K2MnO4, यानी डीडी ट्रांजिशन ऐसा होता है ना, कहीं कहीं पर डीडी ट्रांजिशन होता है और कहीं कहीं पर डीडी ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कलरफुल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं हम, है ना। तो कौन सा रीजन होता है, दूसरा कोई कलरफुल है, डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा, तो क्या चीज हो रही है वहां पर जिससे उसमें कलर आ रहा है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एट लास्ट क्या है, केमिकल ट्विन्स एलिमेंट्स। कुछ ट्विन्स होते हैं जैसे जुड़वा, ठीक है, ट्विन्स तुम्हारे भी होंगे, तुम भी ट्विन्स हो, तुम्हारे भी ट्विन्स होंगे, ठीक है। तो उन्हीं एलिमेंट की बात हम करेंगे, ओके। तो हम सबसे पहले पहला टॉपिक लेने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो पुट डाउन, ओके, जल्दी से हेडिंग डाल दो अपनी नोटबुक में। क्या हेडिंग डालनी है, फॉर्मेशन ऑफ, हेडिंग डाल देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये हमने हेडिंग डाल दी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये डी ब्लॉक बहुत अच्छे बनाते हैं, ओके। कौन से एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन सी सीरीज होती है, हमें जैसे पता भी है, 3D सीरीज होती है, उसके बाद 4D सीरीज होती है, फिर होती है 5D सीरीज, ओके। 4D सीरीज के एलिमेंट मैं कुछ लिख रहा हूं, स्कैंडियम, ये देखो, ये हमने एलिमेंट लिख दिए, ठीक है। और इसके नीचे क्या होता है, कैडमियम, और ये फिर होता है मरकरी, इसको भी ध्यान देना, ये Ag और Au, ओके। पागल पट्टी, निहारिका पागल पट्टी, तो ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ओके, यहाँ पर भी एलिमेंट्स होते हैं, इन पे भी हम धीरे धीरे, ये हमारी 3D 4D सीरीज है और ये बहुत अच्छे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। अभी सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, ये भी तो बताओ हमको, हैं खाली बोले जा रहे हो। तो देखो ध्यान से, हाँ ये देखना, ये इंटरस्टिशियल, ये क्या बनाया मैंने, गोल गोल। तुमको पसंद है गोल गोल, जिसको गोल गोल पसंद है वो यहाँ देखो, ये हमने गोल गोल बना दिया, ये बना दिए गोल गोल, ठीक है। ये अब देखो जो ये दिख रहा है ना बीच में, ये बीच में इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, ये इंटरस्टिशियल साइट है, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट मतलब बीच में जो खाली स्थान होता है उनको इंटरस्टिशियल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम ये बना सकते हैं, ये, और जो बीच में इंटरस्टिशियल। अब ये साइज बहुत क्या होता है, ये जो साइट होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, छोटी छोटी होती है, ये थोड़ा ना कि बड़ी बड़ी होंगी, छोटी छोटी साइज होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं पता है, इसमें क्या करते हैं, इन इंटरस्टिशियल साइट में, इन जगहों में क्या करते हैं, कोई एक छोटे से एलिमेंट को यहाँ डाल देते हैं और फिर क्या बन जाता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है। जैसे कि ये स्कैंडियम होगा, जैसे टाइटेनियम है, डाल दिया इन छोटी छोटी जगहों पे, क्या डाल दिया, कार्बन डाल दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, TIC, क्या बन गया, TIC। और TIC क्या है, एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ये है, ऐसे बनाते हैं। आया समझ में कि कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट लिया, बहुत अच्छे मेटल होते हैं डी ब्लॉक के, तो उनमें उनके बीच में जो साइट्स होते हैं, जो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, बीच में स्पेस है जो, उनमें हमने क्या डाल दिया, छोटे छोटे से एटम डाल दिए। वो किसके, स्मॉल जो हो सकते हैं, स्मॉल एटम,
वो हो सकते हैं या तो हाइड्रोजन डाल सकते हो, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब डाल सकते हो आप। छोटे छोटे होने चाहिए, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, किसी मेटल में जितनी साइड्स होंगी, जितनी स्पेस है उसके अंदर, उतना ही एटम आप डाल सकते हो। तो ऐसे क्या बन जाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं। प्रॉपर्टी देखना, हाँ इसकी प्रॉपर्टी, पहला कि ये क्या होते हैं, जो क्वेश्चन आता है नॉन स्टियोकियोमेट्रिक कंपाउंड है। अब सर ये नॉन स्टियोकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल नहीं होते, यानी कैटायन और एनायन नॉट इक्वल टू सेम नहीं होंगे। जैसे मैंने कैटायन लिख दिया, ओके, नॉट इक्वल टू एनायन, ये है। यहां पर या तो पॉजिटिव वाले ज्यादा हो जाएंगे या नेगेटिव वाले ज्यादा हो जाएंगे, इनको बोलते हैं नॉन स्टियोकियोमेट्रिक कंपाउंड, ओके। और ये जो इंटरस्टिशियल होते हैं ना कंपाउंड, वो सब क्या होते हैं, नॉन स्टियोकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, कीप इन माइंड। दूसरा, इनके बीच जो बॉन्ड होता है ना, इनके बीच बॉन्ड, वो देखना, ये भी देखो ध्यान से, वो नीदर आयनिक नॉर कोवलेंट, ये देख लो, ना तो वो आयनिक बॉन्ड होता है और ना वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ये भी जल्दी से इसको नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमने भी कभी बॉन्ड बनाया होगा अपनी उनके साथ, तो जल्दी से बनाया, तो वो बॉन्ड यहाँ इस वाले में ना तो वो आयनिक बॉन्ड होता है, ना वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। यस, अब सर कौन सा बॉन्ड होता है, बीच वाला होता है। रे समझ में आ रहा है ना, बीच वाला मतलब, हाँ। अब यहाँ देखो, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं, और कुछ भी प्रॉपर्टी जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड की होती है, जो पेपर में बार बार पूछी जाती है, ठीक है। तो फिर से अब देखो नंबर थर्ड, तो ध्यान से देखना, हाँ थर्ड नंबर कौन सा है इसकी प्रॉपर्टी का। अब इसकी प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। वैसे तो जो नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, उनका वैसे तो हाई पहले से मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन अगर तुमने उसमें कुछ इंटरस्टिशियल में, उन इंटरस्टिशियल साइड में कुछ डाल दिया, एक स्मॉल एटम, और क्या बना दिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना दिए, तो उनकी जो हार्डनेस है वो पता है डायमंड तक पहुंच सकती है। डायमंड की हार्डनेस, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट कंपाउंड कौन है, हार्डेस्ट चीज क्या है इस दुनिया में, डायमंड है। तो हमारे कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड की जो हार्डनेस होती है ना, पता डायमंड तक पहुंच सकती है। कहां तक, तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हो सकती है। क्या करने के बाद, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाने के बाद। क्योंकि देखो कोई भी वीक कब होता है, जब उसके अंदर क्या होता है, वॉइड्स होते हैं, खाली स्थान होता है, ठीक है। अगर उसके अंदर बहुत सारी भरी हैं, ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस फुल है, तो वो हार्ड हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो बीच में स्पेस है ना, उसमें हमने क्या डाल दिया, कोई स्मॉल अकॉर्डिंग टू साइज एटम डाल दिया, और क्या बना दिया, जैसे कि मैंने यहां बनाया था अभी, TiC, ये देखो, ये क्या है, एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत ज्यादा होगा, ओके। दूसरा, अल्ट्रा हाई, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा तो हार्डनेस भी ज्यादा होगी, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और हार्डनेस भी ज्यादा होगी, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगला देखना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, जो मेटल की मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन जब हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं ना उसी मेटल का, जैसे टाइटेनियम का हमने इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाया, तो उनकी जो कंडक्टिविटी होती है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ना वो इंक्रीज होती है ना वो डिक्रीज होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो होती है वो क्या हो रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, कांस्टेंट, कीप इन माइंड, नोट इट डाउन, क्या रहती है, कांस्टेंट, वो चेंज ही नहीं होती है, एकदम डट के, कोई बदल के दिखा दे जिसके दम है तो है। एट लास्ट जो प्रॉपर्टी है किसकी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, केमिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। केमिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव, रिएक्शन ही नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। तो वैसे नॉर्मली कोई मेटल होता है ना, वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर देता है, मेटल रिएक्टिव होते हैं, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं, हमें पता भी है। लेकिन जब हमने उनका इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना दिया तो वो क्या हो जाते हैं, केमिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो बहुत सारे दिन ने देखे भी होंगे जो एलॉयज हैं वो भी क्या होते हैं, केमिकली इनएक्टिव हैं। ये एक तरीके का एलॉयज हुआ, ठीक है। बट
इंटरस्टिशियल कंपाउंड डी ब्लॉक के बनाए जाते हैं, कीप इन माइंड, ठीक है। तो ये केमिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इनको जल्दी से नोट डाउन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ठीक है। तो हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड कंप्लीट हो गया। एक क्विक रिवीजन फिर से मान लेते हैं क्या, कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन बनाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट कैसे बनाते हैं, उनके जो इंटरस्टिशियल साइट होती है, छोटी छोटी जो बीच में जगह है, वहां पर कोई एटम डाला जाता है जिससे वो स्पेस भर जाता है और वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल मैं बताता हूं, ठीक है, यहां से ध्यान देना। एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, देखो Mn4n Fe3H VH 0.56 एंड TiH 1.7, ओके। जैसे कि हमें पता भी है ये नॉन स्टियोमेट्रिक होते हैं, कीप इन माइंड, यानी इनमें जितने पॉजिटिव होंगे कैटायन होंगे उतने एनायन नहीं होंगे, ओके, यस, वो आपस में आगे पीछे होंगे। अगर एनायन एक है तो कैटायन हो सकता है एक हो या दो हो या एक से कम भी हो सकता है, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनमें ध्यान देना। ये इस वक्त क्या कर रहा है, नाइट्रोजन इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन गया है, यहाँ भी हाइड्रोजन गया है और यहाँ भी हाइड्रोजन गया है। सो राइट ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड। सो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कंप्लीट हो गया। चलो इसको हटा देते हैं अब। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ओ ओ ओ ओ, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये देखो हम अजनबी बन गए। तो ये हमने इरेज कर दिया और ये एग्जाम्पल भी हम, चलो तुमको भी किक आउट कर देते हैं, ये भी किक आउट हो गए। इसे भी, निहारिका पागल पटी, इसको भी हटा दो। निहारिका तुम पागल हो, पटी हो, क्या हो भाई, ये हटा दिया। अब देखो पहला टॉपिक हमारा हो गया जिस पे हमने इंटरस्टिशियल पे बात करी थी। दूसरे टॉपिक पे अब बात करेंगे हम, वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द KMnO4 इन डिफरेंट मीडियम, ओके। तो हमारा जो KMnO4 है, ये KMnO4 है, KMnO4 है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, यह है पोटेशियम परमैंगनेट, ओके। अब पोटेशियम परमैंगनेट इतना हमको पता होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमको पता है, ठीक है, ये जल्दी हमें पता है। लेकिन अब KMnO4 तो क्या होता है, सॉलिड होता है, ओके। अब होता क्या है कि इसको हमने किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है। अब वो कौन से सॉल्वेंट में डालें कि ये अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ काम करे, तो उसमें हम ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले 1 by 1 लिखते हैं, ठीक है। पहला कौन सा मीडियम लिखे, न्यूट्रल मीडियम, ओके, न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम लिख दिया। दूसरा किस में लिख देते हैं, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल बेसिक मीडियम। और थर्ड लिख देते हैं एसिडिक मीडियम, ये हो गया। जब हम इसको बेस में डालते हैं ना, बेसिक मीडियम में, तो पता है ये कैसा काम करने लग जाता है, बेयर रिएजेंट के तौर पे, ठीक है, इसे ध्यान देना। बेयर रिएजेंट का उपयोग कहाँ करते हैं हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेयर रिएजेंट क्या होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, यहाँ पर KMnO4 आप किस में डाल रहे हो, किसी बेस में डाल रहे हो, ठीक है। बेस यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेयर रिएजेंट, ओके। तो अब हम सबसे पहले किस में डालेंगे, न्यूट्रल मीडियम में। किसको, न्यूट्रल मीडियम में अगर हमने डाला, ठीक है, पानी में डाल दिया, किसको, KMnO4 को, तो KMnO4 को MnO2 में रिड्यूस होने के लिए पता है वो पानी से कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन लेता है पानी से, 3 इलेक्ट्रॉन लिए। कितने लिए, तो पानी का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इतना समझ में आ गया। पानी से कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 इलेक्ट्रॉन लिए।
अगर वो क्या करेगा, बेसिक मीडियम में लिया तो बेसिक मीडियम में वो बेस से कितने लेगा, बेसिक मीडियम में बेस से कितने लिए, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां भी 3 ही लिए। लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या, एसिडिक मीडियम में, यहां ध्यान देना, एसिडिक मीडियम में वही KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, किससे, एसिड से। तो कहते हैं कि अब जहां से 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे, तो कहां ज्यादा ऑक्सीडेशन हो रहा है, 5 वाले में हो रहा है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, है ना। तो कहते हैं कि जो KMnO4 है वो एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, इसको नोट करना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बतौर कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी स्ट्रॉन्ग, जब एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। अब बार बार क्या पूछा जाता है पता है, इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है। इसका क्या पूछा जाता है, इक्विवेलेंट वेट, कि KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में एंड न्यूट्रल में। तो देखो यहां पर, हाँ मैं वो लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया, बराबर जो मॉलिक्यूलर वेट है इसका, मॉलिक्यूलर वेट, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया, तो कितना हो गया, उसको किसने से डिवाइड कर देंगे, 3। बेसिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, देखना, वो भी कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 5, यहां 5 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ओके। सो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो आपको वहां पर मॉलिक्यूलर वेट को कितने से डिवाइड करना है, 5 से। एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, सॉरी बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम में, बोथ मीडियम में आपको मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड कर देना है, 3 से, और निकल जाएगा क्या, इक्विवेलेंट वेट। समझ में आया, जल्दी से लाइक कर दो, कर दिया, बहुत तेज हो, हैं, गुड, ओके, यस। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि KMnO4, फिर से एक क्विक रिवीजन, क्या बताया था, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट जैसा एक्ट करता है, और बेसिक मीडियम में इसका एक और नाम होता है क्या, बेयर रिएजेंट होता है, ओके। और एसिडिक मीडियम में ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और इनका इक्विवेलेंट मीडियम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3, कब, व्हेन वाटर होगा, जब सॉल्वेंट, अगर बेसिक होगा सॉल्वेंट तो 3 से डिवाइड करना है फिर भी, लेकिन एसिडिक मीडियम में 5 से डिवाइड करना होता है। कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो मूव ऑन न्यू टॉपिक, ओके। तो इसे इरेज कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू, क्यों पैसे पे तू मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जाए मेरी, पैसा, ये हो गया पैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे नए टॉपिक में। तो नया टॉपिक कौन सा है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब है थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक में क्या है, देखो, स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4, ओके, और दूसरा एंड पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम मैग्नेट, यानी K2MnO4, ये हो गया, ठीक है। दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी अगर आयनिक फॉर्म में इनको लिखें तो ये हो जाएगा, इसका कैसे फॉर्म हो जाएगा, MnO4 दोनों का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, पहले याद रखना है क्या होता है, टेट्राहेड्रल। यहाँ भी इसका क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ओके। तो टेट्राहेड्रल बना देते हैं, Mn 1 2 और 1, ये हो गया, ठीक है।
और अगर हम ऐसा ये भी कैसे कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ ध्यान से देखना Mn और यहाँ एक नेगेटिव और यहाँ एक और नेगेटिव होगा, यहाँ डबल O और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डबल O हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। तो अब एक और चीज़, ये होता है ग्रीन। कैसा होता है, कलर में ग्रीन होता है। ठीक है, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, और जबकि ये क्या होता है, कलर में पर्पल होता है। क्या होता है, पर्पल। और इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे पेयर्ड होते हैं। ये हो गया। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो कैसा होता है सर, वो तो हमें पता ही है, वो पैरामैग्नेटिक होता है। यानी पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं, पैरामैग्नेटिक किससे कहते हैं, जो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा, विच अट्रैक्ट्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और दैट इज KMnO4। ओके, KMn ओके टू MnO4। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डाई मैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस विच विल रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या करे जाएंगे, रिपेल किए जाएंगे, पीछे को फेंके जाएंगे, बैक आएंगे, वो आगे को नहीं जाएंगे, कहां को आएंगे, पीछे को आते हैं। ओके, तो कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कि ये पैरामैग्नेटिक होता है और कलर क्या है इसका, ग्रीन है। ओके, और यहाँ क्या है, एक माइनस है, तो जैसे एक माइनस होता है ना इसमें, तो यहाँ पर डबल है, ऐसे याद रखना। यहाँ डबल माइनस है तो यहाँ सिंगल है। ओके, तो ये हमको याद रखना है। तो ये स्ट्रक्चर है इनके। ओके, एक पोटेशियम परमैंगनेट है, दिस इज अ पोटेशियम परमैंगनेट, और ये है पोटेशियम मैग्नेट। ओके, अब है थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अब है फोर्थ टॉपिक। फोर्थ टॉपिक में क्या है कि अब देखो, देखते हैं डीडी, जो कलर होता है ना, कलर किसकी वजह से होता है, अब मुझे बताओ, जल्दी कमेंट करके ये बताओ कि कलर किसकी वजह से होता होगा। सर, डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है। CFT चिल्ला चिल्ला के बोलती है, कहती है कलर डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है, कलर डीडी ट्रांजिशन की वजह से होता है। बट ठीक है, हमको समझ में आ गया। यस, लाइक करके जाना, हाँ ऐसे मत चले जाना, हाँ यस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पर x + 4 - 2 इज इक्वल टू -1। सो x इज इक्वल टू -1 प्लस ये हो गया प्लस का 7। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +7 आई। इसकी देख लेते हैं। ठीक है, x + 4 - 2 इज इक्वल टू -2। सो x इज इक्वल टू -2 + 8 इज इक्वल टू प्लस का 6 आई। ये भी समझ में आ गया, जल्दी से हाँ खोल दो। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं सर। Mn का कितना होता है, 25 में होता है 3d5 एंड 4s 2 होता है। लेकिन Mn ने कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, 6। इसकी ऑक्सीडेशन तो कितने हो गए, 2 तो यहाँ से गए और 4 यहाँ से गए, तो कितना बच्चा, 1 बच्चा। ठीक है, इस वाले में भी ऐसे ही करते हैं। ठीक है, Mn 25 होता है, 3d5 होता है और 4s 2 हो गया। ठीक है, इसमें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7। यानी इसने +7 मतलब इस कंपाउंड को बनाने के लिए अपने +7 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट किए। ठीक है, तो 0 0 यहाँ भी 0 हो गया। ठीक है, अब d ऑर्बिटल में क्या होता है, 0 क्या हो गया, d ऑर्बिटल में कितने हैं, 1 है। d ऑर्बिटल देखना, हाँ ये d ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल बना दी और इसका हमने क्या कर दिया, ये 2 कर दिया, सपोज इसका क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, ये अब यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो क्या होगा बताओ, क्या डी ट्रांजिशन होगा, जल्दी से मुझे बता दो। डी ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा, इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है। इस वाले में डी ट्रांजिशन देखते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, ये बना दिया हमने, ये इसको 3 बना दिया, ऊपर क्या बना दिया, 2 बना दिए। ठीक है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है डी में, 3d में 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ तो ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ जाएगा 1 और ये यहाँ खाली हो जाएगी, तो यहाँ डी ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्या है, ये है। अब देखो यहाँ पर डी ट्रांजिशन, क्योंकि डी ऑर्बिटल में
इलेक्ट्रॉन्स हैं, डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, यहां तो डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो डी ट्रांजिशन तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां क्या है, डी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। ठीक है, इसका कलर क्या है, ग्रीन है। ओके, इसका कलर क्या है, ये पोटेशियम क्या है, मैग्नेट है। पोटेशियम पर मैग्नेट में कोई डी ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से इसमें कलर क्या है, ग्रीन है, ये हमें पता चलता है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या होता है, इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होता और फिर भी इसका कलर क्या है, पर्पल है। सर ये कैसे? तो अब ध्यान से सुनो, जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, उसमें डी ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं आता, उसमें चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आता है। क्या आता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और कौन ट्रांसफर करता है, तो इसको ध्यान से सुनना है, क्या, चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, यहां लिखता हूं मैं। तो इसका जो कलर आता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना है, चार्ज ट्रांसफर होता है। क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर, ये है चार्ज ट्रांसफर। और कौन कहां से कहां, ऑक्सीजन करता है किसमें, चार्ज ट्रांसफर Mn में करता है ये। और ताकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, Mn7 होती है ना, 7 से इसकी ऑक्सीडेशन जब चार्ज ट्रांसफर होती है तो वो क्या हो जाती है, +6 हो जाती है ये। सो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर होता है ना, वो डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं आता, वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। और चार्ज ट्रांसफर ऑक्सीजन करता है Mn में। ओके, उसकी ऑक्सीडेशन +7 से +6 हो जाती है, कीप इन माइंड। ओके, सो चार्ज ट्रांसफर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चार्ज ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। और डी, तो कलर के लिए दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड कलरफुल है तो दो, मैंने फिर यहां लिख देता हूं, ठीक है, दो क्राइटेरिया हमारे पास कलर के लिए, एक तो डी ट्रांजिशन, ओके, और अगर किसी में डी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक चीज याद रखो, चार्ज ट्रांसफर होगा। और ये, तो ये दो कॉन्सेप्ट, अगर किसी में डी में इलेक्ट्रॉन 0 है तो उसको कलरलेस होना चाहिए था, लेकिन वो फिर भी अगर कलरफुल होता है तो उसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो लाइक कर दो जल्दी से। कर दिया? वेरी गुड। अब देखो, ये भी हमारा हो गया खत्म। चलो, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, इसको इरेज कर देते, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। इसको इरेज कर देते हैं। वो दहलीज पे मेरे दिल के जो रखे तूने कदम, ओ मेरे नाम पे तेरी जिंदगी कर दे मेरे हमदम। ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ये भी क्राइटेरिया, तुम भी भाग जाओ, चलो हटो यहां से। ये है अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है, केमिकल ट्विंस एलिमेंट्स। ओके, तो केमिकल ट्विंस एलिमेंट लास्ट टॉपिक है। केमिकल, जल्दी से पुट डाउन करो, केमिकल ट्विंस एलिमेंट्स, ये हमारा टॉपिक है। अभी हमारा टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, केमिकल ट्विंस एलिमेंट्स। ट्विंस मतलब क्या हुआ सर? ट्विंस मतलब हमारे ट्विंस जुड़वा रे बाबा, क्या जुड़वा, ठीक है, तुम्हारे भी बच्चे हैं तो बच्चे, जुड़वा बच्चे को ट्विंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्विंस एलिमेंट का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। 3D देखो, ग्रुप में ये ग्रुप है सब, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ओके, ये सब चल रहे हैं, ग्रुप नंबर 3, फिर 4, फिर 5 आता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है, ये ग्रुप नंबर सब चल रहे हैं। ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, हमको पता है, ठीक है, यस वेरी गुड, हमें पता है, ठीक है। इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है पता है, इसका साइज 160 पिकोमीटर, ठीक है, और इसका साइज 159 पिकोमीटर। इसका साइज तो छोटा होता है, इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन इन दोनों का साइज 3D और अप्रॉक्स सेम होता है। इनका साइज क्या होता है, अप्रॉक्स सेम होता है।
इन दोनों का साइज कौन सी वाली सीरीज का, कीप इन माइंड 4D सीरीज और 5D सीरीज, 4D एंड 5D, 3D का छोटा होता है, हाँ 3D का छोटा, फिर 4D इसका साइज छोटा। ओके, मैं यहां पर बना भी देता हूं, हाँ एक एग्जांपल के लिए, इसका साइज ये माना, ठीक है, इसका साइज क्या हो जाएगा, ये बड़ा, और इसका साइज भी क्या हो जाएगा, ये दोनों का साइज क्या होता है, कौन कौन से ग्रुप का, ध्यान से सुनना, 4D और 5D का साइज क्या होता है, दोनों का बड़ा, ठीक है, गोल गोल पसंद है ना, यस। तो दोनों का साइज क्या होता है, सेम होता है। साइज सेम होने से ग्रुप नंबर आई मीन 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसलिए इनके किसकी किसकी देखना, 4D सीरीज, ओके 4D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, ये 5D सीरीज, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सेम होती हैं, क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये अब ये ऐसा क्यों होता है पता है, साइज की वजह से, क्योंकि इन दोनों का साइज क्या होता है, लगभग समान होता है, लगभग क्या होता है, समान होता है, लेकिन इसका साइज जो छोटा होगा। ओके, तो जिसकी वजह से इन एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं। तो ट्विंस कौन कौन हो गए, ध्यान से सुनना, हाँ पहला ट्विंस हो गया ZR और HF, ये ट्विंस हैं, ये ट्विंस हो गया, पहला ट्विंस। हाँ दूसरा ट्विंस देखो NB, ये भी जुड़वा हो गया। अब जुड़वा किसे कहते हो तुम, तुम्हारे घर में जुड़वा है ना, तुम जुड़वा हो कि नहीं है, जुड़वा वाला दोनों की प्रॉपर्टी सेम। ओके, तो ये देखो अगला ट्विंस ये हो गया। अगला जुड़वा कौन सा हो गया, MO और W, ठीक है, ये सब ट्विंस बन रहे हैं। ठीक है, अगला एक और जुड़वा बनाते हैं हम, ट्विंस बना देते हैं, जल्दी से बना दो बच्चों, TC और ये बना दिया हमने RE, ये ट्विंस हो गया, ये भी ट्विंस हो गया। अगला ट्विंस फिर बना देते हैं हम, ठीक है, अगला ट्विंस हम यहां बना देते हैं। अगला जुड़वा बच्चा, हमारा जुड़वा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, जुड़वा बच्चा ओस्मियम, ये अगला ट्विन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा ट्विन, RH और हो गया IR, ये ट्विन हो गया। उसके बाद ये भी हो गया PD PT, ये निहारिका पागलपट्टी, और ये हो गया AG AU, ओके, इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम। और एट लास्ट कैडमियम एंड मरकरी, ये है। तो ये है ट्विंस। अब ये ट्विंस क्यों कहते हैं, समझ में आ गया ना, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, सेम होता है, और साइज सेम होने से क्या होता है, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्विंस एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विंस एलिमेंट्स, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी भी इनकी सेम होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर फिनिश हो चुका है। ओके, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने डी ब्लॉक की सारी प्रॉपर्टीज बताई है। ओके, और जो प्रॉपर्टी छूटी थी वो आज हमने इसमें कंप्लीट करी है। कल हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे बात करेंगे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक का फेमस, मतलब डी ब्लॉक की जान है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो कल आएगी वीडियो। ओके, सो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। ओके, मैं आपका PK सर, मिलता हूं एक न्यू वीडियो के साथ, और प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज काला बटन दबा के जाइएगा। दबा दिया है, बहुत तेज हो रहे हो। और तब तक के लिए फिर से मुझे इजाजत दीजिए। हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।